हाँ भाई, कल क्लास में कहाँ पे आए थे अपन लास्ट? कुछ बताया था मैंने? क्या बताया था क्लास में? बोलो। छुरी पहाड़ी, उदयपुर पहाड़ी हो गया था ना। और कल मैंने लिखाया था चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी के बारे में, इतना हो गया था। ठीक है, उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने बताया था कि बस्तर में जो 4 पहाड़ी है ना, उसको मेन से जैसे अपन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तैयार करते हैं किसको? बस्तर में जो भी महत्वपूर्ण पहाड़ी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई। देखो, सबसे पहला आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन। ठीक है, दिख रहे ग्रीन? तो देखो, सबसे पहला आज का जो हमारे पास पहाड़ी, उसका नाम है बैलाडीला पहाड़ी। पहाड़ी का नाम हमारे पास क्या है? बैला डीला पहाड़ी। ये पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? बैलाडीला पहाड़ी है। ठीक है, ये मैंने बताया था किस जिले पे बैलाडीला पहाड़ी, बोलो तो। ठीक है, अब देखो इस बार ना बैलाडीला पहाड़ी से 15 नंबर का प्रश्न आया मेंस में, छत्तीसगढ़ के भूगोल से। समझ में आया? मतलब इस टॉपिक से 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। किससे? बैलाडीला पहाड़ी। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले अगर देखा जाए ना, ये जो पहाड़ी है, ठीक है, मैंने बताया था कि पहाड़ी का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, पहले आपको मैं इसमें जितने भी प्री के कंटेंट है वो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसको लिखा दूंगा बैलाडीला पहाड़ी के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास पहाड़ी है, ध्यान देना, स्थिति देखते हैं किस दिशा पे स्थित है। दक्षिण पे स्थित है, या फिर अगर देखा जाए दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है कि नहीं? तो याद रखना, अगर देखा जाए सबसे पहला जो बैलाडीला पहाड़ी है, अपन पढ़ते हैं इसकी स्थिति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्थिति पढ़ते हैं। ठीक है, किसकी? बैलाडीला पहाड़ी की। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो ध्यान, ये जो हमारे पास पहाड़ी है, अगर देखा जाए मुख्य रूप से दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है। किसका भाग है? दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है। ये आपको याद रखना है। कौन सी पहाड़ी? तो क्या बताओगे? बैलाडीला पहाड़ी। दंडकारण्य का मतलब है छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा पे या फिर बस्तर संभाग पे। यही था ना अपने पास। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर देखा जाए जो हमारे पास बैलाडीला पहाड़ी जो है, इसका एक्सटेंशन किन किन जिलों पे है ये बता दो। तो ध्यान, प्रमुख रूप से अगर देखा जाए कि जो दंतेवाड़ा पहाड़ी है, इसका विस्तार कहां पर है? दंतेवाड़ा जिला में। किस जिले पे है? दंतेवाड़ा जिले में इसका विस्तार है। किसका? बैलाडीला पहाड़ी का। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है, तो जो बैलाडीला पहाड़ी है ये दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है, और दूसरा किस जिले पे स्थित है? दंतेवाड़ा पे। आगे जब भी पहाड़ी कवर करोगे, आपको ये बताना है कि ये जो पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पिक कौन सी है? तो ध्यान देना, जो हमारे पास बैलाडीला पहाड़ी जो है, इसकी जो हाईएस्ट पिक है, ये आपको याद रखना है, नंदीराज। क्या याद रखना है? नंदीराज। ठीक है यहाँ तक? और जो नंदीराज है, इसका आपको हाइट मिलेगा 1210 मीटर। कितना मिलेगा? 1210 मीटर। आया समझ में? ठीक है, 1210 मीटर है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, मैं कुछ इसमें विशेष पॉइंट बताऊंगा, उसको ध्यान से आपको देखना है। इसके बारे में बैलाडीला पहाड़ी के से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट। ठीक है, देखो सबसे पहले जो विशेष पॉइंट ये है, पहला यहाँ पे लेते हैं बैलाडीला के बारे में। बैलाडीला क्या है? हमारे पास अपने आप में एक पहाड़ी है। अपने आप में क्या है? एक पहाड़ी है। हो गया एक चीज। ठीक है, दूसरा दूसरा ध्यान देना, दूसरा हमारे पास अगर देखा जाए नंदीराज। दूसरा क्या हमारे पास? नंदीराज। ठीक है, और तीसरा विशेष पॉइंट याद रखना इसके अंतर्गत, आकाश नगर। नगर का नाम हमारे पास क्या है? आकाश नगर है। ठीक है, यहां तक आकाश दिख रहा है ये? ठीक है भाई, आकाश नगर। इतना क्लियर हुआ? जो 3 पॉइंट उसको ध्यान से समझना है। आया समझ में? अब देखो, सबसे पहला अगर देखा जाए कि जो हमारे पास ये जो पहाड़ी है बैलाडीला पहाड़ी, याद रहेगा, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। आया समझ में? सबसे ऊंची पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? तो क्या बताओगे? बैलाडीला पहाड़ी। याद रहेगा? तो बताइए, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी किस जिले में हो जाएगा? दंतेवाड़ा। और किसे कहते हैं? बैलाडीला। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? देख लो ना, ये हमारे पास बेसिक पॉइंट है। ठीक है, आगे ध्यान में, जो नंदीराज, नंदीराज अपने आप में क्या है? छोटी है। तो ध्यान में, जो नंदीराज है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? तो क्या बताओगे? नंदीराज। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? देखो, जब बात आती है नंदीराज की, तो नंदीराज छत्तीसगढ़ का सेकंड हाईएस्ट पिक है। लेकिन जब बात आती है बैलाडीला का, तो छत्तीसगढ़ का क्या है? वो हाईएस्ट हिल्स है, सबसे ऊंचा पहाड़ी है। आया समझ में? तो प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी किस जिले पे है? क्या बताओगे? दंतेवाड़ा। प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची किस जिले पे? क्या बताओगे? नंदीराज। सॉरी, नाम क्या है जिले का? नाम दंतेवाड़ा। और चोटी का नाम क्या है? नंदीराज। हाइट कितना है?
10 मीटर, इतना ही ना अपने पास, याद रखना इसको। आकाश नगर, तो ध्यान में, आकाश नगर बैलाडीला पहाड़ी के अंतर्गत स्थित, ठीक है, याद रखना अपने आप में एक हिल स्टेशन के जैसे आकाश नगर, ठीक है, एक शहर बसा है आकाश नगर, तो ध्यान में अपने आप में क्या है, एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है आकाश नगर हिल स्टेशन, समझ जाओगे आप लोग, क्लियर है, मतलब यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, आखिर नहीं, क्लियर हो क्या बोल रहा हूँ। तो ध्यान ये हमारे पास क्या है, आकाश नगर के बारे में जानकारी। तो ध्यान ये बेसिक, इतना बेसिक याद रहेगा आप लोग को, किसके बारे में, बैलाडीला पहाड़ी के बारे में, ठीक है, कोई डाउट है किसी को। स्थिति, विस्तार, सर्वोच्च, चोटी, विशेष, इतना क्लियर है। अब देखो, अब इस टॉपिक को मेंस के जैसे कवर करते हैं, ये तो बेसिक कवर है, मैं बोला था अभी 15 नंबर आया है 2022 पीएससी लेटेस्ट, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या होता है, मैं आपको पहले से बोला कि प्रश्न कैसे इसमें रेडी करना है, तो ध्यान में देखो प्रश्न क्या बनेगा, बैलाडीला पहाड़ी से, देखते जाना, याद रहेगा। ध्यान में सबसे पहला बैलाडीला पहाड़ी के विस्तार एवं महत्व पर चर्चा कीजिए, विस्तार एवं महत्व पर चर्चा कीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न रहेगा बैलाडीला पहाड़ी की विशेषता बताइए, ठीक है। तीसरा प्रश्न रहेगा बैलाडीला पहाड़ी के स्थिति एवं विस्तार को समझाइए, बैलाडीला पहाड़ी के स्थिति एवं विस्तार को समझाइए, ये 3 प्रश्न ऐसी बन गए इस पहाड़ी से, हाँ कि नहीं, क्लियर है। आगे प्रश्न पूछेगा बैलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है, तो जो क्यों प्रसिद्ध है इसका मतलब महत्व ही समझाना है, क्यों प्रसिद्ध है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे इस तरीके से प्रश्न आएगा, कहां से, इस पहाड़ी से, समझ पा रहे हो चीजों को, इसके बारे में बैलाडीला पहाड़ी, क्लियर है यहाँ तक। अब जब ये पहाड़ी आएगी तो यहीं पे हमारे पास अपन एक कंपनी देखने, उसका नाम है एनएमडीसी पे पढ़ लेंगे, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, इतना का डाउट तो किसी को नहीं है ना, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब पहाड़ी को पढ़ना शुरू करते हैं, कौन सी पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी, ठीक है। मैंने पहले बोला इस पहाड़ी को मैं पहले प्रीवियस जैसे समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं जैसे लिखाऊंगा, लिखते कैसे वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक देखो सबसे पहला ये जो हमारे पास पहाड़ी है, ठीक है, ध्यान देना, आपने बोला कि पहला फैक्ट पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, बैलाडीला पहाड़ी के अंतर्गत, ठीक है। याद रखना किसका भाग है, ये दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है, किसका भाग है, दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है। कौन सी पहाड़ी, हमारे पास बैलाडीला पहाड़ी, यही आपने बोला था। तो ध्यान, अगर कोई क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है, ठीक है, तो बताइए ये जो पहाड़ी किस चट्टान से बनेगा, जोर से बोलो। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास पहाड़ी है, ये मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टान से क्या है, निर्मित है, ये आपको समझना है और याद रखना भी। जो बैलाडीला पहाड़ी है वो दंतेवाड़ा पे है, और दंतेवाड़ा बस्तर संभाग में आता है, और बस्तर संभाग इसका मतलब वो किस प्राकृतिक क्षेत्र में होगा, दंडकारण्य। अगर दंडकारण्य इसका मतलब वो किस चट्टान से बना होगा, धारवाड़। अब देखो धारवाड़ अगर चट्टान है तो ध्यान, इस पहाड़ी में कौन से खनिज का भंडार होगा, तो ध्यान यहाँ पर प्रमुख रूप से आयरन ओर का भंडार होगा, किसका भंडार होगा, आयरन ओर का भंडार होगा, लौह एस्का का भंडार होगा, ये आपको याद रखना है, समझ में आया। और जैसे ही यहाँ पे आप आयरन ओर लिखोगे, यहाँ पे एक पॉइंट जरूर रखना, छत्तीसगढ़ में सबसे उच्च क्वालिटी का, याद रहेगा, छत्तीसगढ़ में सबसे उच्च क्वालिटी का, उच्च किस्म का जो आयरन ओर है वो कहां पर मिलता है, क्या बताओगे, बैलाडीला पहाड़ी में ही मिलता है। और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में मैक्सिमम जो आयरन ओर का स्टोरेज है वो इसी पहाड़ी में ही है। छत्तीसगढ़ में आयरन ओर का सर्वाधिक जो भंडारण है और उत्पादन दोनों इसी पहाड़ी में होता है, याद रहेगा क्या बोल रहा हूं। तो एक पॉइंट अपने पास हो गया, सबसे उच्च किस्म का आयरन ओर है, और ध्यान देना मैक्सिमम उत्पादन यहां पे होता है आयरन ओर का, और साथ ही साथ मैक्सिमम स्टोरेज अर्थात जो भंडारण है वो भी कहां पर, इसी पहाड़ी पे। ये कुछ पॉइंट है जो इसको लेके आगे बढ़ना, मेंस में ये लिखना है, इसको आया समझ में क्या बोला मैंने, इसको ध्यान दो। आगे याद रखना, ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है। आगे आपने ये बोला कि जो हमारे पास पहाड़ी है वहां पे खनिज आयरन ओर है, तो ध्यान देना आगे हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, ठीक है, पॉइंट ये बनेगा कि इस पहाड़ी में जो हमारे पास आयरन ओर है उसका उत्पादन कौन करता है, तो ध्यान देना इसका जो उत्पादन है वो कौन करता है, एनएमडीसी करता है। कौन करता है, एनएमडीसी करता है। एनएमडीसी का पूरा नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, समझ में आया, एनएमडीसी है। तो एनएमडीसी क्या करती है, इस पहाड़ी पे क्या करती है, आयरन ओर का उत्पादन करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा जानकारी मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जो एनएमडीसी है, किसके बारे में, एनएमडीसी के बारे में, याद रहेगा ना। तो ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास एनएमडीसी है ना, इसके दंतेवाड़े में टोटल 3 यूनिट है। कितने यूनिट है, 3 इकाई है। एनएमडीसी के कितने प्लांट है, दंतेवाड़ा में 3 प्लांट है भाई, समझ में आया ना, ठीक है। लेकिन एनएमडीसी का माइनिंग एरिया कहां पर है, बैलाडीला में, जो खदान है वो क्या है, बैलाडीला है, वो प्लांट नहीं है।
वहां से अपन रॉ मटेरियल निकालते हैं, जिसे अपन क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान, एनएमडीसी का जो पहला यूनिट है ये बना है 1968 में, ठीक है। एनएमडीसी का जो दूसरा यूनिट है याद रखना वो बना है 1980 में, 1980 में, और तीसरा जो यूनिट है वो बना है 1988 में। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ध्यान में, एनएमडीसी के 36 में कितने यूनिट है, 3। पहला कब बना है बोलो, जोर से बोलो। और दूसरा कब बना है, तीसरा कब बना है? तो ध्यान में, जो पहला यूनिट है 1968 में बना है, दूसरा 1980 में बना है, तीसरा 1988 में बना है। आया समझ में? यहाँ तक पहला यूनिट एनएमडीसी का सबसे पहला किरंदुल में बना है। कहां पर बना है? किरंदुल। आया समझ में क्या बोला? किरंदुल हो गया। दूसरा जो यूनिट है याद रखिएगा वो कहां पर बना है? बचेली में बना है। कहां पर बना है? बचेली। और जो तीसरा यूनिट है, पहला किरंदुल है, दूसरा बचेली है, और तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा कहां पर बना है? दंतेवाड़ा में। कहां पर बना है? दंतेवाड़ा पे। तो बेटा प्री के लिए भी याद कर लेना है। समझ में आया? तो बताइए एनएमडीसी के कितने यूनिट छत्तीसगढ़ में हमारे पास है? नहीं रे, दंतेवाड़ा। आया समझ में? पहला कब बना? 68। दूसरा क्या बना? 80। तीसरा कब बना? 88। पहला कहां पे बना था? जोर से बोलो। दूसरा कहां पे बना? और तीसरा? ध्यान देना, बैलेडीला में एनएमडीसी का कोई प्लांट नहीं है भाई, वो माइनिंग एरिया है। वहां से अपन रॉ मटेरियल लाते हैं और इन प्लांट में उसके माध्यम से स्टील बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं। लौह अयस्क से अपन क्या बनाते हैं? इस्पात बनाते हैं। ऐसा समझ में क्या बोला मैंने? तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, जो हमारे पास एनएमडीसी के द्वारा इस पहाड़ी पे जो आयरन को अपन क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। उसका जो एक्सपोर्ट है अर्थात जो निर्यात है हम कहाँ करते हैं? तो ध्यान देना बेटा, इसका जो निर्यात का एक प्रकार से देखो, कुछ चीजें प्री के जैसे ही बता रहा हूँ ना, याद रखना। इसका जो उत्पादन हम कहाँ करते हैं? दंतेवाड़ा में करते हैं। दंतेवाड़ा में करते हैं। दंतेवाड़ा के बाद ये कहाँ पे जाता है? विशाखापट्टनम पोर्ट में जाता है। कहाँ पे जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह में जाता है। याद रहेगा क्या बोल रहा हूँ? विशाखापट्टनम बंदरगाह में जाएगा। और विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाद ये कहाँ पे आएगा? तो ध्यान रखिए, ये सीधा जापान देश को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? जापान। वैसे जापान के साथ साथ ईरान को भी भेजते हैं, लेकिन ज्यादातर किसको भेजते हैं? जापान को भेजते हैं। आया समझ में क्या बोला? अब देखो भाई, छत्तीसगढ़ में किस जिले के आयरन ओर का एक्सपोर्ट, निर्यात जापान देश को करते हैं? दंतेवाड़ा। किस जिले का? दंतेवाड़ा। कौन करता है? एनएमडीसी। आया समझ में? किस देश को करता है? किस बंदरगाह के माध्यम से करता है? विशाखापट्टनम। ये प्री के क्वेश्चन है जो आते हैं। इतना समझ में आया? देखो, रेलगाड़ी से जाएगा विशाखापट्टनम तक, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ से जापान के लिए ट्रेन नहीं जाती, ना लोकल जाती, ना पैसेंजर, ना ही वंदे सही बात है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है? लोग कुछ पूछते ही नहीं अपने से। आपको क्या लगता है बताओ? खनिज है ना वो, आयरन ओर को ही ले जाएंगे, ठीक है। आयरन ओर को ही ले जाएंगे ना, तो वहाँ उन लोग फिर करते हैं जो करना रहता है, स्टील बनाना है या अपने पास स्टोर करके रखना है, वो अपन उनका काम है। समझ में आया? तो देखो, जब पहाड़ी को लिखेंगे, समझ में आया यहाँ तक? जब अपन पहाड़ी को लिखेंगे ना, तो जब बात आती है खनिज का, देखो ध्यान से, जब बात खनिज की आती है ना, अगर कोई किसी पहाड़ी में क्या है? खनिज है, तो ध्यान दें, हम लोग क्या करेंगे? उस पहाड़ी को आर्थिक आधार पर, ठीक है, उस पहाड़ी पर आर्थिक महत्व क्या करेंगे? प्रकाश डालेंगे। समझ में क्या बोलो? मतलब उसका अपन एक महत्व लिखेंगे आर्थिक आधार पर। खनिज है, खनिज उत्पादन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, वहां पर रोजगार होगा, उद्योग खोलेंगे। एक पॉइंट यहां से बना सकते हैं। एक पॉइंट हो गया अपने पास, ठीक है। दूसरा चलते हैं। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है बेलेडीला पहाड़ी के बारे में, देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? बेलेडीला पहाड़ी। इतना हो गया ना। ध्यान देना, जब बात करेंगे नदी, देखो मैंने बोला था नदी निकलेगा, अगर कोई पहाड़ी है, अगर वहां से नदी निकलते उस नदी को कवर करो आप। समझ में आया? तो ध्यान देना, ये जो हमारे पास पहाड़ी है ध्यान देना, इसके अंतर्गत एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है संखिनी नदी। नदी का नाम क्या है? संखिनी। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है। अब ध्यान देना, संखनी आपने ज्यादातर डबल सुना होगा, डंकनी संखनी सुना होगा। डंकनी नदी भी ना दंतेवाड़ा से निकलती है, और दंतेवाड़ा के डांगरी डोंगर पहाड़ी से निकलता है। कहां से निकलता है? डांगरी डोंगर पहाड़ी से निकलता है हमारे पास। कौन सी नदी? डंकनी नदी। लेकिन यहाँ पे उल्लेख है बेलेडीला पहाड़ी का, जहां से कौन सा रिवर निकलता है हमारे पास? संकरी नदी। समझ में आया ना? ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, जो हमारे पास संकरी नदी जो है, याद रखना, ये जो हमारे पास नदी है, नदी में क्या रहता है? पानी की रेती की पत्थरा की सब्बो? वेरी गुड।
याद रहेगा। तो हमारे हमारे पास शंखनी नदी जो है, याद रखना, ये जो हमारे पास इसका जो पानी है, पानी का जो हमारे पास रंग क्या है, तो याद रखिएगा जो हमारे पास शंखनी नदी है इसके पानी का रंग क्या है, रेड है। क्या है, रेड। कारण क्या होगा, देखो नदी किस पहाड़ी से निकलता है, बैलेडीला, वहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका कलर क्या होगा, रेड होता है लगभग, ठीक है। इसका पार्टिकल किस में मिलेगा, नदी के पानी पे मिलेगा, इसलिए नदी के पानी का रंग क्या होगा, लाल। आया समझ में। इसलिए जो हमारे पास शंखनी नदी है, याद रखना, इसको छत्तीसगढ़ में रक्ताब नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रक्ताब नदी। ठीक है यहां तक। तो बताइए छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी रक्ताब नदी कहलाती है, शंखनी। शंखनी किस पहाड़ी से निकलता है, बैलाडीला, और किस जिले से निकलता है, दंतेवाड़ा। इतना हो गया अपने पास। अब ध्यान देना, चूंकि आपने बोला इसके पानी का रंग क्या है, हमारे पास लाल है, पानी का रंग हमारे पास क्या है, लाल है, ये आपने बोल दिया। इसका ये मतलब है ये नदी क्या है, पॉल्यूटेड है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन छत्तीसगढ़। आया समझ में क्या बोला। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी, क्या हो जाएगा उत्तर पे, शंखनी, जो किस जिले से निकलता है, दंतेवाड़ा, और किस पहाड़ी से निकलता है। कोई डाउट है किसी को, ये याद रहेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़, दो नदी अपने पास हो गया। इसके बाद याद रखना तीसरा चलते हैं, इसका थोड़ा सफर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है यहाँ तक देखो भाई ध्यान से, अभी भी बैलाडीला पहाड़ी बता रहा हूँ, ध्यान देना। अभी जो बैलाडीला पहाड़ी है उसके अंदर जो हमारे पास दंतेवाड़ा शहर है, दंतेवाड़ा हमारे पास क्या है, शहर है। आया समझ में। दंतेवाड़ा शहर के अंदर का क्षेत्र का आपको नाम याद रखना है, ताराला क्षेत्र। देखो ये ताला गांव नहीं बेटा, ये ताराला क्षेत्र है। आया समझ में, ताराला क्षेत्र किस जिले पे है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा शहर में है। याद रखना जो हमारे पास ताराला जो हमारे पास क्षेत्र है, याद रखना यहाँ पे मुख्य रूप से ना दो नदी का संगम होता है। कितने नदी का संगम होता है, दो। एक जो हमारे पास नदी मिलेगा उसका आपको नाम मिलेगा डंकनी नदी, पहले नदी का नाम क्या है, डंकनी, और दूसरा जो हमारे पास नदी है उसका आपको नाम क्या मिलेगा, शंखिनी। क्या मिलेगा, शंखनी मिलेगा। इसका यह मतलब है डंकनी और शंखनी दोनों किस जिले में मिलता है, दंतेवाड़ा, और दोनों किस क्षेत्र में मिलता है, ताराला। किस क्षेत्र में मिलता है, ताराला। आया समझ में क्या बोला मैंने। तो ध्यान देना, डंकनी और शंखनी का जहां पे संगम होता है वहां पर एक मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर का आपको नाम याद रखना, दंतेश्वरी माता का मंदिर। मंदिर का नाम क्या हमारे पास, दंतेश्वरी माता का मंदिर है। समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना, दंतेश्वरी माता जो है वो बस्तर में जितने भी हमारे पास आदिवासी भाई बहन हैं, ठीक है, यहाँ तक उनके लिए याद रखना, उनका पहचान है, उनकी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है ये दंतेश्वरी माता। छत्तीसगढ़ की पहचान भी है दंतेश्वरी माता, केवल बस्तर ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का भी पहचान अगर देखा जाए दंतेश्वरी माता से मान सकते हैं अपन। आराध्य माता है, आराध्य देवी है ये संपूर्ण बस्तर के आदिवासियों के लिए। क्लियर है यहाँ तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूरा बस्तर का दशहरा इन्हीं पे ही केंद्रित होता है, माता दंतेश्वरी पर। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान दें, जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है डंकनी शंखनी नदी के किनारे पे, मतलब है संगम पर बनाया गया है। ठीक है, किस क्षेत्र पे, ताराला क्षेत्र पे। अब ध्यान दें, जो हमारे पास मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है ये देख लो। तो याद रखना, इस मंदिर का जो निर्माण है 1324 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1324 में। समझ में आया ना। आगे इस मंदिर का निर्माण 1324 में तो हुआ है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, बाई हुम, अर्थात किसने करवाया है। तो ध्यान देना, राजा अन्नम देव ने करवाया है। किसने करवाया है, राजा अन्नम देव ने करवाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ध्यान देना, जो राजा अन्नम देव है ये मुख्य रूप से काकतीय वंश का छत्तीसगढ़ में सबसे पहला राजा है। आया समझ में। इनके बड़े भाई थे प्रताप रुद्र देव, जो चालुक्य वंश के थे। ठीक है ना, जिनको रुद्राम्बा देवी ने क्या किया था, गोद लिया था। ठीक है, याद पढ़ेंगे उसको, जब काकती रानी से बताऊंगा ना तब ये पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ध्यान देना, ये था राजा अन्नम देव, जो छत्तीसगढ़ में काकती वंश के सबसे पहले राजा थे। जब ये राजा बने तो इन्होंने एक गांव है, उस गांव का नाम है मंदोता। मंदोता को क्या किया था, अपने राज्य का कैपिटल बनाया था मंदोता को। आया समझ में। ठीक है, यहां तक कौन सा, अन्नम देव, याद रहेगा। तो ध्यान, अन्नम देव ने क्या किया था, अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य पे, जब इनका राज्य अभिषेक हुआ है तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो आराध्य माता था ना, कुल माता, उनका नाम है माणिकेश्वर देवी। तो माणिकेश्वर देवी के ही समान इन्होंने क्या किया, दंतेश्वरी माता का मंदिर क्या किया, निर्मित किया। मतलब ये आप में माणिकेश्वर देवी ही है दंतेश्वरी माता। आया समझ में। कोई डाउट है बेटा किसी को, इसको याद रखना आपको। ये हमारे पास हो गया बैलाडीला पहाड़ी के बारे में जानकारी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये बता देना, चौथा नंबर पे कल्चर के बेसिस पे कुछ जनजाति के नाम बता दो, जो भी आप जानते हो, जैसे मुरिया जनजाति है, माड़िया जनजाति है।
ठीक है। ध्रुवा जनजाति है, जो दो चार जनजाति का नाम बता दो, ये इस पहाड़ी के अंतर्गत क्या करती है, निवास करती है। साथ ही साथ फॉरेस्ट बता दो, साल का वन है यहाँ पे, सागौन का वन है, जो भी वन जानते हो दो चार नाम लिख देना है इस पहाड़ी के अंतर्गत। क्लियर है। लेकिन ज्यादातर ये जो पहाड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बताओगे, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, बैलेडिला पहाड़ी। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को। अब देखो भाई, अब इसको लिखते हैं, ईमानदारी बताओ यहां तक समझ में आया आप लोग को। देखो इस पहाड़ी में मैंने टाइम लिया है ना बहुत, लेकिन इसको लेना बहुत जरूरी था। क्लियर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हो गए। तो देखो ध्यान से, हमने शुरू किया था बैलेडिला पहाड़ी के बारे में जानकारी, एक बेसिक मैंने बता दिया, ठीक है। बेसिक के बाद दूसरा इसका पहले इंपॉर्टेंस बताया खनिज के आधार पर, दूसरा बताया नदी के आधार पर, तीसरा मैंने किसके आधार पर बताया था, याद रखना, मंदिर के आधार पर। आया समझ में। तो ध्यान में, जब भी कुछ पॉइंट लिखोगे किसके बारे में, इस पहाड़ी के बारे में, ठीक है ना। तो देखो जब भी महत्व लिखते हो, सुनना अच्छे से, जब भी किसी भी पहाड़ी का आप क्या लिखते हो, महत्व लिखते हो, देखो ध्यान से देखना जो बताने वाला हूं। जब भी किसी भी पहाड़ी का कुछ भी पॉइंट लिखते हो, महत्व लिखते हो, ध्यान देना, अगर पहाड़ी है तो आर्थिक महत्व पर चर्चा करना है, आर्थिक महत्व, इकोनॉमी पे एक पॉइंट बताना है, ठीक है। ज्यादातर रोजगार से संबंधित होगा, रोजगार है इसका मतलब उद्योग है, उद्योग है तभी होगा जब उद्योग के लिए क्या होगा, खनिज वहां पे होगा, खनिज है तो पहाड़ी का आर्थिक महत्व समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये जो पहाड़ी है उसका पर्यटन के आधार पर महत्व बता दो। क्या इस नदी के अंतर्गत कुछ इस पहाड़ी के अंतर्गत कुछ जलप्रपात है क्या, नहीं है। नदी तो निकलती होगी, नदी के बारे में बता दो, पर्यटन बता दो, ठीक है। यहां तक पर्यटन के बाद अगला बता दो, यहां पे इस नदी का धार्मिक महत्व बता, नदी बोल रहा हूं मैं, इस पहाड़ी का धार्मिक महत्व बता दो। क्या इस नदी पहाड़ी से संदर्भित कोई मंदिर है क्या, तो ये मंदिर है। लिखेंगे कैसे वो इंपॉर्टेंट, हालांकि ये जो मंदिर है उस पहाड़ी से कोई ताल्लुकात ही नहीं रखता, लेकिन आप ये लिखोगे इस पहाड़ी से उद्गमित शंखनी नदी पर, डंकनी के संगम पर, ठीक है, बस्तर का पहचान माता दंतेश्वरी का मंदिर क्या है, स्थित है कि नहीं, सांस्कृतिक धरोहर है वो। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं, याद रहेगा। कौन सा हमारे पास हो गया, धार्मिक। उसके बाद एक और लिख दो, सामाजिक। सामाजिक में क्या लिखोगे, सामाजिक में जनजाति कौन सी रहती है वहां पे, ठीक है ना, जनजाति लिखोगे। जब पर्यटन लिखोगे बेटा, तो पर्यटन में, ठीक है, पर्यावरण को इंक्लूड जरूर करना है। पर्यावरण मतलब कुछ फॉरेस्ट लिख दो, ठीक है, कुछ जानवरों का भी लिख सकते हो। आया समझ में क्या बोल रहा हूं। तो इतने पॉइंट दिखने चाहिए जब बैलेडिला पहाड़ी क्या करोगे, कवर करोगे। तो उसका आर्थिक महत्व बताओ, ठीक है, पर्यावरण के आधार पर महत्व बताओ, धार्मिक महत्व बताओ, सामाजिक महत्व बताओ। प्रशासनिक महत्व कुछ है क्या, अभी नहीं, फिलहाल नहीं है। ये जो पहाड़ी है, अगर किसी जिलों की भी, देखो अगर कोई पहाड़ी लिखना रहता है तो प्रशासनिक महत्व में क्या लिखते हो, ध्यान देना, ये पॉइंट यहीं पे बता देता हूं। प्रशासनिक महत्व में क्या लिखा जाता है, तो ध्यान देना, प्रशासनिक महत्व में आपको इतना ही लिखना है, ये पहाड़ी क्या दो जिलों के बीच बाउंड्री बनाती है, किसी राज्य के बीच बाउंड्री बनाती है क्या, फिलहाल ये तो नहीं बनाती। लेकिन जैसे मैकल पर्वत के लिखेंगे, तो जब मैकल पर्वत है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच क्या करती है, बाउंड्री बनाती है ना। इसको मैं समझा दे रहा हूँ, सभी पहाड़ी को नहीं समझाऊंगा, सीधा लिखाऊंगा आपको, आपको एक बस तरीका मालूम करने, लिखते कैसे हैं उसको, ये समझाया तो समझ में आई, तो प्री का हो गया। इसी कंटेंट को आपको ढालना है मेंस के जैसे, समझ में आया क्या बोला ना। तो देखो आपको आर्थिक महत्व बताना है, पर्यावरण के आधार पर महत्व बताना है, धार्मिक महत्व बताना है, सामाजिक महत्व बताना है, प्रशासनिक महत्व अगर है तब ये 5 चीजें दिखनी चाहिए आपके उत्तर में। जब आप विशेषता लिखोगे, महत्व लिखोगे, आप कुछ भी पूछे, इस तरीके से आपको इस पहाड़ी, किसी भी पहाड़ी को कवर करना रहता है। समझ में आया, लिखना चाहोगे, चलो लिखो। इसका मैं एक नोट्स लिखाता हूं, सुनना आप लोग, ठीक है, लिखा दो। बैलेडिला पहाड़ी, हेडिंग डालो, बैलेडिला पहाड़ी लिखाता हूं भाई। ऑनलाइन वाले बेटा चलो आप लोग भी लिखो, पता नहीं लोग लिखते लिखते भगवान जाने, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि लिखते हैं करके, ठीक है। चलो बोलो, हेडिंग दे दिया, क्लियर है, ठीक है। लिखना, यह पहाड़ी मुख्यतः, यह पहाड़ी मुख्यतः दंतेवाड़ा में विस्तृत है। ठीक है, यह पहाड़ी मुख्यतः दंतेवाड़ा में स्थित है।
क्लियर है? जहां नंदीराज चोटी, कंटिन्यू, जहां नंदीराज चोटी, ब्रैकेट में लिखना 1210 मीटर, जहां नंदीराज चोटी ब्रैकेट में लिखना 1210 मीटर, 1210 मीटर ब्रैकेट क्लोज, 1210 मीटर छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। याद रहेगा? ठीक है, पहला लाइन क्या लिखा बोलो तो? हाँ, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, सुनना, जो पहला लाइन लिखा था उसको ये लिखना, सुन लो पहले, उसके बाद मॉडिफाई करना। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची यह पहाड़ी, चलो उसको ऐड कर दो पहले लाइन पे। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची यह पहाड़ी मुख्यतः दंतेवाड़ा में विस्तृत है। ये लिखा है जहां नंदीराज चोटी 1210 मीटर प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हुआ? आया समझ में? लाइन क्लियर हुआ कैसे लिखते हैं? अगला पॉइंट लिखना। अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक बार बोलूंगा, ठीक है? चलो सुनो, अभी जो लिखा है एक बार रिवाइज कर लो बेटा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची यह पहाड़ी मुख्यतः दंतेवाड़ा में विस्तृत है, जहां नंदीराज चोटी 1210 मीटर प्रदेश की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लिख दिया, ये शुरुआत है, लिख दिया ना। अगला पॉइंट लिखना, दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत, धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत इस पहाड़ी में, धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत इस पहाड़ी में, धारवाड़ सेल समूह, रॉक ना, स्टोन भी बोल सकते हो, धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत इस पहाड़ी में, ठीक है, लौह अयस्क, लौह अयस्क का भंडारण है, या लौह अयस्क का निक्षेप पाया जाता है, यह भी लिख सकते हो, लौह अयस्क का भंडारण है। ठीक है, लौह अयस्क का भंडारण है, ऐसा लिखते हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, सुनना अच्छे से जो लिखा है आपने। धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत इस पहाड़ी में, क्या लिखा है उसके बाद? ठीक है, सुनना, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत इस पहाड़ी में सबसे उच्च किस्म के लौह अयस्क का भंडारण है। आया समझ में? सबसे उच्च किस्म के लौह अयस्क का भंडारण है। ठीक है, सबसे उच्च किस्म के लौह अयस्क का भंडारण है। क्लियर है? याद रहेगा, कंटिन्यू। भंडारण है, परिणामतः, परिणामतः ही दंतेवाड़ा में, परिणामतः ही दंतेवाड़ा में एनएमडीसी, एनएमडीसी, एनएमडीसी की स्थापना की गई है। एनएमडीसी, वो पूरा नाम याद रहेगा ना आपको, की स्थापना की गई है। कारपोरेशन, हिंदी में लिखना है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, पूरा नाम क्लियर हुआ। परिणाम स्वरूप ही दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की स्थापना की गई है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, यहां तक याद रहेगा। कंटिन्यू। इस प्रकार यह पहाड़ी, इस प्रकार यह क्षेत्र लिखो, इस प्रकार यह पहाड़ी क्षेत्र, सॉरी, इस प्रकार यह पहाड़ी, इस प्रकार यह पहाड़ी बस्तर संभाग के लिए, बस्तर संभाग के आदिवासियों के, बस्तर संभाग के आदिवासियों के आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक जीवन को सशक्त बनाने हेतु महत्वपूर्ण है। आर्थिक जीवन को सशक्त बनाने हेतु महत्वपूर्ण है। लिख दिए इस पॉइंट को। समझ में आ रहा है जी? क्लियर हुआ?
देखो इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते थे ना कि एनएमडीसी के द्वारा जापान को एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक पॉइंट ही है, इतना समझ में आया। अगला पॉइंट लिखना, ये तो अपने पास हो गया बलडीला पहाड़ी, क्लियर है। अगला, इस पहाड़ी से तीसरा पॉइंट है शायद ये, इस पहाड़ी से ही प्रदेश की सबसे प्रदूषित, इस पहाड़ी से ही प्रदेश की सबसे प्रदूषित शंखनी नदी उद्गमित होती है। इस पहाड़ी से ही प्रदेश की सबसे प्रदूषित शंखनी नदी उद्गमित होती है, ठीक है, जिस पर ही दंतेवाड़ा के ताराला क्षेत्र में, जिस पर ही दंतेवाड़ा के ताराला क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के ताराला क्षेत्र में डंकिनी के संगम पर, डंकिनी के संगम पर राजा अन्नम देव ने, अन्नम देव मतलब काकतीय वंश, कोष्टक में लिख देना, राजा अन्नम देव, कोष्टक में लिखना काकतीय वंश, राजा अन्नम देव ने माता दंतेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, माता दंतेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। ठीक है, याद रहेगा। अगला पॉइंट लिखना, देखो बोलो, वन संपदा से समृद्ध यह पहाड़ी, वन संपदा से समृद्ध यह पहाड़ी, वन संपदा से समृद्ध इस पहाड़ी में, वन संपदा से समृद्ध इस पहाड़ी में माड़िया, दंडा भी माड़िया, जो भी माड़िया, मुड़िया या मुरिया, ठीक है, मुरिया, ठीक है, मुरिया हो गया, माड़िया हो गया, दोरला, ठीक है, जैसी जनजातियां ठीक है, वन संपदा से समृद्ध इस पहाड़ी में इन जैसी जनजातियां अपनी आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करती है, अपनी आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करती है, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट रहता है, जो भी नीड्स रहता है ना, ठीक है, वो सब इनको प्राप्त होता है इस पहाड़ी, साथ ही साथ वन संपदा से, ठीक है, यहां तक कंटिन्यू। यहां स्थित आकाशनगर, यहां स्थित आकाशनगर इस क्षेत्र में प्रसिद्ध, सॉरी, इस क्षेत्र में हिल स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है, हिल स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है। जी, क्या बोलते हैं हिल स्टेशन को, हिंदी में क्या बोलते हैं, देख लेना, क्या बोलते हैं हिल स्टेशन को हिंदी में, देख लेना, ठीक है। यहां तक अब मैं भूल गया, मैं जो बोलने वाला था, क्या बोलने वाला था, लास्ट टाइम बोलो अब। हिल स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है, ठीक है, यहां तक। आकाशनगर हो गया ना। लास्ट पॉइंट लिखो पैरा ब्रेक करके लिखो, इस प्रकार यह पहाड़ी छत्तीसगढ़ के लिए, इस प्रकार यह पहाड़ी छत्तीसगढ़ के लिए आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आया समझ में? ये हो गया बेटा
कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला पहाड़ी। क्लियर है? ठीक है, अच्छे से पढ़ो, चलो इसको पढ़ो तो चलो, तो कोई डाउट है कि नहीं बताओ, देखो अच्छे से, कोई डाउट है कि नहीं? हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को? पढ़ लिए? समझ में आया? पहाड़ी आ गए तो भाई 15 नंबर पे, तो देख लेना इसको अच्छे से एक बार। इसमें और भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो ना, तो वही आपका कंटेंट है। ठीक है, मैंने एक तरीका बताया कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? आया समझ में? जितना आपके पास कंटेंट है, लेकिन उसी लाइन पे बोला ना, 21 से 22 लाइन। जा कोशिश करना बेटा, पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज का मतलब पैरा पैरा वाइज लिख सकते हो। ठीक है, हो गया बरेलिया पहाड़ी। सेकंड पॉइंट फिर से देखो बेटा, आप ऑनलाइन वाले हो बैकवर्ड करके देख सकते हो, सही बात है ना? लाइव अभी नहीं पॉसिबल है, बाद में रिकॉर्ड होगा ना तो देख लेना। सेकंड पॉइंट फिर से ऑनलाइन वाले भी फिर से बोलते हैं, बाद में सुन लेना। सही बात है, क्या हो जाएगा ना बाद में रिवर्स करके? रिकॉर्ड है ना, तो ये लोग कैसे करते हैं फिर? बहुत मेहनत करवाते हैं। हाँ, मतलब सुविधा है तो सुविधाओं का उपयोग करो। सही बात है ना? ये लोग बोलते डबल बोलो करके, अब डबल कैसे बोल दूँ मैं? वो तो हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा बोलो। हम्म नहीं तो ऑनलाइन है तो इसी ये फैसिलिटी का आनंद तो आप लोग ले सकते हो ना। डबल नहीं बोलने वाला मैं, समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारे पास है अबूझमाड़ पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी का नाम हमारे पास क्या है? अबूझमाड़ पहाड़ी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना भाई, अबूझमाड़ पहाड़ी के बारे में क्लियर है? पहले लीला पहाड़ी समझ में आया था ना? आता है। अच्छा, होमवर्क समझ में आया क्या था? उस पहाड़ी के बारे में मैं दो एक प्रश्न लिखो, चलो तो होमवर्क लिखो पहले, कल लिख के लाना है। मैं तो अभी लिखा दिए बड़े प्रश्न के लिए, छोटे में लिखना है। लिखना, बैलाडीला पहाड़ी के स्थिति एवं विस्तार को लिखिए। 30 वर्ष में लिखना है। बैलाडीला पहाड़ी के स्थिति एवं विस्तार को लिखिए। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न लिखो, बैलाडीला पहाड़ी के विस्तार एवं महत्व को समझाइए। दो प्रश्न हो गया, दोनों को लिख लेना है। विस्तार और महत्व को 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, विस्तार महत्व को कितने शब्दों में लिखना है? 60 शब्दों में लिखना है। हो गया। पहला स्थिति विस्तार को 30 वर्ड्स में, विस्तार और महत्व को 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है? अगला अगला प्रश्न लिखो, 30 शब्दों में लिखना। इसको कर लेना, हो सकता आ जाए। बैलाडीला पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी में किस खनिज का भंडार है? किस प्रकार के खनिज का भंडार है लिखो, किस प्रकार के खनिज का भंडार है। लिख के लाना तो 30 वर्ड्स में। कैसे लिखोगे इसको? जाओ, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया है, तब बनेगा ये। कैसे लिखेंगे बताता हूँ, सुनना, लिखा नहीं रहा हूँ। अगर पूछा है ना किसी पहाड़ी में किस खनिज का भंडार है, तो पहले ये बताओ यह पहाड़ी दंडकारण्य के अंतर्गत है। तो ध्यान देना, धारवाड़ शैल समूह से क्या निर्मित है? धारवाड़ है, इसका मतलब यहाँ पर मेटालिक खनिज मिलेगा, धात्विक खनिज मिलेगा। पहले ये बताओगे यहाँ पे किस प्रकार खनिज ज़्यादा मिलते हैं? धात्विक। तो केवल आयरन ओर मत लिखना, आयरन ओर है, टीन है, जितने भी धात्विक खनिज जानते हैं सब लिखोगे। अब लेकिन उसके बाद तीसरा पॉइंट बताना, ज़्यादातर यहाँ पे आयरन ओर मिलता है। ज़्यादातर क्या मिलता है? आयरन ओर। अब ये बताओ आयरन ओर मिलता है मतलब अप्रोक्स कितना है?
तो पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ना 10,908 लगभग ना मिलियन टन आयरन का भंडार है। उसका 40% जो आयरन ओर है यही है, 40%। ये बता दो। चौथा में बताना उत्पादन कौन करता है, एनएमडीसी करता है, एक्सपोर्ट इधर करता है। ये समझ में कैसे लिखते हैं, ये तरीका है लिखने का, समझ में आया ना। वैसे लिखोगे तो नंबर देगा। अब सीधा ये मत आयरन ओर मिलता है, बात खत्म, नहीं मिलेगा नंबर। आधा नंबर भी देगा, आधा का भी माइक्रो परसेंट देगा। फिर समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना करो। क्लियर है जो बोला मैं, अब रिपीट करें मत बोलना, घर में जाकर सुनना उसको, ठीक है। चलो अब हाँ, मतलब आपको जब भी उत्तर लिखते हो ना अच्छे से फ्रेम करो। आपके उत्तर में एक विजन दिखना चाहिए। जब भी कुछ उत्तर लिखते हो, क्या आप बताना चाहते हो समझ में आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप लिखो। जैसे आपका जीवन है ना, शुरुआत हुआ, आपने क्या क्या मुकाम हासिल किया, एक विजन दिखाई दिया ना, हाँ भाई आप डेप्यूटी कलेक्टर बन गए, डीएसपी बन गए, एक विजन है, एक दिख गया ना आउटपुट। तो वही से आपके उत्तर में भी आउटपुट दिखने चाहिए। आप क्या बताना चाहते हो वो दिखना चाहिए बस। तो वही बताना चाहोगे जो प्रश्न में पूछा गया है, तो उसको वही स्टेप बाय स्टेप बताओ, अच्छा नंबर मिलता है। एक अच्छा आंसर इसी तरीके से लिखा जा सकता है ना, जो मैंने बोला अभी, ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अबूझमार पहाड़ी, आगे देखो, ध्यान से देखो। जो अबूझमार पहाड़ी की अगर बात करोगे, स्थिति देखते हैं। मैंने आपको एक पैटर्न समझा दिया ना, किसी पहाड़ी को कैसे लिखते हैं, समझ में आया ना पहाड़ी का पैटर्न। स्थिति की बात करोगे अबूझमार पहाड़ी, तो ध्यान रहा बेटा, सबसे पहला इसका दिशा बता दो। ये छत्तीसगढ़ में, क्योंकि प्री के लिए है ना, देखो प्री में जैसे समझाया था वैसे मेंस में मैंने ले लिखाया, तो ना अलग रहेगा लेकिन कंटेंट सेम रहेंगे, समझ में आया। दूसरा ये बता दो कि भाई जो अबूझमार पहाड़ी है ये बस्तर के किस दिशा पे है, ये बता दो। तो ध्यान रहे, जो हमारे पास पहाड़ी है अबूझमार पहाड़ी, याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के साउथ वेस्ट में है। कहां पर है, साउथ वेस्ट पे है। आया समझ में क्या बोला मैंने। किस किस जिले पे, नारायणपुर बीजापुर पे है, तो किस दिशा पे होगा, साउथ वेस्ट पे होगा, दक्षिण पश्चिम पे होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बस्तर संभाग के किस दिशा पे है, तो ध्यान देना बेटा, बस्तर संभाग के पश्चिम में है। कहां पर है, बस्तर संभाग के पश्चिम पे है। आया समझ में। एक कलर अच्छा लग रहा है, ग्रीन, हरा भरा, हरियाली। हरियाली तैयार आने वाला है, कब मनाते हैं हरियाली त्योहार, सावन, सावन आया तो कब, अमावस्या को, पक्का ना। अमावस पहले आता है बेटा किसी महीने में कि पूर्णिमा पहले आता है, बताओ ना। हिंदू महीना जो है पहले अमावस आता है कि पूर्णिमा आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले अंधियार होता है जीवन में, अंधेरा रहता है, पढ़ाई लिखाई करते तब उसमें प्रकाश आता है। ये कॉन्सेप्ट रखो बस। कृष्ण मतलब काला, काला कृष्ण जी काला ही थे ना, ठीक है, श्याम बोलते थे उनको। तो कृष्ण पक्ष जो है 1 से 14 दिन तक रहता है। 15वें दिन को अपन क्या बोलते हैं, अमावस कहते हैं। अमावस के जस्ट दूसरे दिन क्या शुरू होता है, शुक्ल पक्ष। शुक्ला जी, सही बात है, शुक्ल मतलब अंजोर है, प्रकाश है, 1 से 14 तारीख तक। फिर 15वां दिन क्या होगा वहाँ पे, पूर्णिमा, ठीक है। फिर पूर्णिमा के बाद क्या आता है, कृष्ण पक्ष। आया समझ में। कहाँ पे थे वैसे हम लोग, अबूझमार पहाड़ी। स्थिति हो गया। स्थिति के बाद अगला अपन चलते हैं विस्तार पे। तो मैं पूछ रहा था हरेली पर्व कब मनाते हैं, तो आपने बताया सावन महीने में अमावस के दिन मनाते हैं ना। तो बेटा हरेली पर्व के दिन कौन सा योजना लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, कुछ याद है आप लोग को, बताओ। गोधन न्याय योजना, पक्का डेट याद है किसी को, आया था अभी, बोलो। 20 जुलाई 2020, 21, 22 के 23 की 24, 20, वेरी गुड, याद रहेगा, ठीक है भाई। विस्तार पढ़ते हैं ना, अबूझमार पहाड़ी। ध्यान में, अबूझमार पहाड़ी जो है सबसे पहला नारायणपुर जिले में है, और नारायणपुर के बाद कहां पर है, बीजापुर जिले में। आया समझ में क्या बोला मैंने। तो ध्यान में, जो अबूझमार पहाड़ी है इसका विस्तार 2 जिलों पे है। एक कहां पर है, नारायणपुर में, दूसरा कहां पर है, बीजापुर में। आगे आपको याद रखना है, जो हमारे पास अबूझमार पहाड़ी है इसका जो मैक्सिमम विस्तार कहां पर मिलेगा आपको, नारायणपुर जिले में। कहां पर मिलेगा, नारायणपुर जिले में। समझ में आया ना। देख लो, अबूझमार पहाड़ी का मैक्सिमम विस्तार कहां पर है, नारायणपुर जिले में। कोई डाउट है किसी को, इसको याद रखना, किसके बारे में, अबूझमार पहाड़ी के बारे में। कोई डाउट है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं ना। इस पहाड़ी के अंतर्गत देखो, ध्यान से देखना, अबूझमार पहाड़ी, ठीक है ना। ध्यान देना, सबसे पहला अगर देखा जाए अबूझमार पहाड़ी के बारे में, अपन इसको एक नाम देते हैं, इसका एक नाम है किसको, अबूझमार को। ये प्रश्न आएगा मेंस में 2 नंबर में, ठीक है। यहां तक
देखो सबसे पहला इसको अपन कहते हैं चेरापूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। देखते जाओ ना, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? अबूझमाड़ पहाड़ी को। तो देखो प्लीज बोर्ड में ध्यान दो, इसको मैं सीधा मेंस के जैसे ही समझाऊंगा। जो अबूझमाड़ पहाड़ी, इसके लिए कुछ विशेष पॉइंट याद रख लो। विशेष में इसमें अपन पढ़ेंगे इसका नामकरण। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो नामकरण में देखो अपन क्या करेंगे, अबूझमाड़ को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई प्रश्न पूछेगा अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो। ये प्रश्न 2016 पीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्यों कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? हालांकि ये जो शब्दावली रहता है इससे दूसरे क्षेत्र का क्या होता है उसको अपन निम्न समझता है, ऐसा नहीं है ना, लेकिन याद रखना तुलना कर देते हैं, बस विशेषताओं के कारण केवल तुलना करते हैं। चेरापूंजी कहाँ पर है वैसे? मेघालय है ना, मेघालय पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वैसे सबसे ज़्यादा बारिश मासिन राम पे होता है और उसके बाद चेरापूंजी में होता है। लेकिन अगर किसी शख्स का नाम एक बार कुछ भी हो जाए, सपोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाए, तो जिंदगी भर उसका नाम वही होगा, बदल तो नहीं जाएगा ना। इसका ये मतलब है एक बार अबूझमाड़ को हमने क्या बोला है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोला है, तो वो जिंदगी भर चेरापूंजी ही कहलाएगा। अब मासीराम नहीं कहला सकता। समझ में आ रहा ना, चीजें बदलेगा नहीं। क्लियर है? तो देखो भाई, एक नाम है इसको अबूझमाड़ कहते हैं। तो अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, एक प्रश्न करेंगे मेंस में। दूसरा प्रश्न होगा इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्यों कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न होगा अबूझमाड़ क्यों प्रसिद्ध है। चौथा होगा अबूझमाड़ पहाड़ी का फिर वही स्थिति विस्तार महत्व विशेषता, ऐसा प्रश्न आता है। प्रश्न बनाना सीखना है, प्रश्न बनेगा तब जाके टॉपिक क्लियर होता है। समझ में आया ना, ईमानदारी तो क्लियर हुआ। तो सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ चेरापूंजी क्यों कहते हैं। ठीक है, नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखो सीधा 2 नंबर में आएगा बेटा, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है ना। 2 नंबर में जब प्रश्न आता है ना कि अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्यों कहते हैं, ठीक है, देखो इसका उत्तर देखो अभी भी बोल रहे हो 2 नंबर में आएगा, तो 2 नंबर में ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, टू द पॉइंट करना है, एकदम फैक्चुअल चीजें लिखना है। चेरापूंजी क्यों कहते हैं, आया समझ में आता है? तो देखो शुरुआत कैसे करते हैं, लिखना याद रखना कैसे सुनते हैं। जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार मेघालय में स्थित चेरापूंजी में, जिस प्रकार मेघालय में स्थित चेरापूंजी में, देखो वहां पे ना बेटा गारो खांसी जयंतिया, ये खांसी की पहाड़ी में आता है। इतना मत लिखो ना, वो छत्तीसगढ़ के लिए बताना है, मेघालय लिख तो बहुत है। ठीक है, तो जिस प्रकार मेघालय में स्थित चेरापूंजी में, ठीक है, संपूर्ण भारत में सर्वाधिक मैक्सिमम वर्षा होती है। ठीक है, मैक्सिमम वर्षा होती है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा पॉइंट ना, उसी प्रकार नारायणपुर के अबूझमाड़ में, ठीक है, उसी प्रकार नारायणपुर के अबूझमाड़ में, ठीक है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, ठीक है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, और एवरेज बता दो, यहां औसतन 187 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितना सेंटीमीटर? 187। ठीक है, फिर क्या बताना, इसलिए अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। आगे प्रश्न 2 नंबर में लिख लिया ना, तुरंत बसी कर देना है। बोलेगा राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहते हैं। उत्तर कैसे लिख सकते हो, जिस प्रकार भारत का प्रयाग अर्थात इलाहाबाद, हालांकि उसका नाम अभी प्रयागराज हो चुका है, ठीक है ना, जिस प्रकार भारत का प्रयाग अर्थात प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना एवं विलुप्त सरस्वती नदी का संगम होता है, उसी प्रकार ही गरियाबंद में स्थित राजिम में महानदी, सोंढूर नदी एवं पैरी नदी का क्या होता है, संगम होता है। इसलिए राजिम क्षेत्र की तुलना प्रयाग से की जाती, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, जहां पर प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ठीक है, जब भी लिखते हैं पॉइंट तो आपको रिलेट करना, ईमानदारी बताओ समझ में आया। तो क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं, अबूझमाड़ को। क्यों कहते हैं, क्लियर हुआ। तो आप ये बताना
छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहते हैं, एक लाइन लिख दिया। दूसरा, जिस प्रकार मेघालय में स्थित चेरापूंजी में संपूर्ण भारत में मैक्सिमम वर्षा होती है, उसी प्रकार नारायणपुर के अबूझमाड़ में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में क्या होता है, सर्वाधिक बारिश होती है। और कितना होता है, 187 सेंटीमीटर होता है। इसलिए क्या कहते हैं, समझ में आया क्या कहते हैं, बोलना, ऐसा बोलना है आपको, आगे नहीं। क्लियर हुआ, एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा, नहीं लिखना है, लिखोगे तो फिर पता क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? कितनी बार बोलो, नाम कैसे लेते हैं? हाँ, नाम लेने से पहले समझना, सम्मान देना है। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति है वो, ठीक है ना। सम्मान हमेशा कुर्सी का होता है, और कुर्सी पर आसीन व्यक्ति का सम्मान देना है, ठीक है, चाहे वो इवन आपको पसंद हो ना हो। क्लियर है ना। जब भी किसी भी किन्हीं जिनका भी नाम लेते हो, राज्यपाल जी का नाम लेते हो, मुख्यमंत्री जी का नाम लेते हो, सांसद जी का, विधायक जी को सम्मान के साथ लो। ये आदत बना के रखो, तब जाके लिखोगे। अब लिख रहे हो मुख्यमंत्री के बारे में, सीधा लिख दे रहे हो भूपेश बघेल करके, तो चेक करने वाला बोलेगा भाई सम्मान तो दे कम से कम, माननीय लिखो, श्री लिखो, मिस्टर लिखो। आया समझ में? यही नंबर काट देता है। फिर अपने उत्तर में भी सम्मान देना है, क्योंकि आपके व्यवहार को अपने उत्तर में भी तब्दील करना है। यही छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना है जीवन में। क्लियर है? ये बातें लग रही होगी आपको छोटी छोटी, लेकिन छोटी बातों से इंसान बड़ा बनता है, ठीक है ना। इसको ध्यान देना बेटा। क्लियर है ना? जो बोला हूँ उस पर बहुत गौर करना है और ध्यान देना है, ठीक है। तो उसमें कहाँ पे था ये बताओ, कहाँ पे था मैं? मुझे पता है मैं कहाँ पे था, लेकिन आपका ध्यान नहीं था बेटा, नहीं था ना। कहाँ पे था बताओ? दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप? अबूझमाड़। एक पॉइंट क्लियर है? पहले हमारे पास चेरापूंजी हो गया, दूसरा होगा अबूझमाड़। तो दूसरा प्रश्न करते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न क्लियर है ना आप लोग को? दूसरा अगर देखा जाए, ठीक है, दूसरा हमारे पास है अबूझमाड़। तो प्रश्न पूछेगा अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, ठीक है। अबूझमाड़ से आप क्या, ये प्रश्न भी 2 नंबर में आएगा ज्यादा से ज्यादा। अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, या फिर बोलेगा अबूझमाड़ क्यों प्रसिद्ध है। आया समझ में? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो और अबूझमाड़ क्यों प्रसिद्ध है, दोनों का उत्तर अलग अलग है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो पहले अपन करते हैं अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, ठीक है, पहला प्रश्न इसका अपन करते हैं, इसका फेस ये करते हैं, क्या समझते हो। अगर प्रश्न आता है अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, ठीक है ना, इसको पहले कर देते हैं। क्लियर है? ये प्रश्न 2016 में आ चुका है ना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इधर देखो। तो अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। तो देखो, जब भी सुन लो अच्छे से, लिखाना आसान है ना, समझना और लिखने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। विषय कोई भी हो, या वो इतिहास का विषय हो, भूगोल का विषय हो, अगर प्रश्न पूछता है क्या समझते हो, दर्शन शास्त्र से क्या समझते हो, समाज शास्त्र से क्या समझते हो, तो सबसे पहले जो पर्टिकुलर शब्द है ना, वर्ड है, उसको तोड़ के डिफाइन करना रहता है। आया समझ में? तो ध्यान देना, जब भी पूछा है क्या है अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, तो ध्यान देना अबूझमाड़ का आपको क्या बताना है, शाब्दिक अर्थ बताना है। क्या बताना है? शाब्दिक अर्थ। किसका? अबूझमाड़ का। आया समझ में? तो इसका शाब्दिक अर्थ को कैसे डिफाइन करोगे? अबूझ प्लस माड़। आया समझ में क्या बोला? इसके शाब्दिक अर्थ को कैसे डिफाइन करोगे? अबूझ प्लस माड़ इक्वल टू अबूझमाड़। आया समझ में? तो कैसे बताओगे? यह अबूझ प्लस माड़ 2 शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अब बता दो। तो देखो, अबूझ सुन लो ना, कैसे छोटा सा बनाते हैं। अबूझ याद रखना, जिसे बुझा, बुझा को अपन कहते हैं समझा, ठीक है। जिसे बुझा या समझा ना जा सके, जिसे बुझा या समझा ना जा सके, उसको अबूझ कहते हैं, ठीक है। दूसरा, माड़ का मतलब होता है, गोड़ी भाषा का शब्द है, गोड़ी बोली का एक शब्द है माड़। आया समझ में? तो ध्यान, माड़ का मतलब होता है पर्वत। माड़ का मतलब क्या होता है? पर्वत या पहाड़ी, ठीक है। माड़ का मतलब क्या होता है? पर्वत या फिर पहाड़ी, या डोंगरी भी कहते हैं इसी को, ठीक है। तो याद रखना अबूझमाड़ का मतलब क्या होगा। इस प्रकार अबूझमाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऐसा पर्वत जिसे बुझा ना जा सके, समझा ना जा सके, ठीक है यहां तक। या फिर ना समझने वाला या ना बुझने वाला पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है यहां तक याद रहेगा। अबूझमाड़ क्या है? एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जिसे बुझा ना जा सके, मतलब रहस्यमय जंगली पहाड़ी क्षेत्र, ये बोल सकते हैं ना अपन।
याद रहेगा, अबूझमाड़ का शाब्दिक अर्थ है ऐसा पर्वत जिसे बुझा ना जा सके, अर्थात रहस्यमय जंगली पहाड़ी क्षेत्र। कर लेंगे अपन। तो ध्यान दो, यहां पे पॉइंट जरूर लिखना है, रहस्यमय जंगली पहाड़ी क्षेत्र। 2 पॉइंट हो गया, ठीक है यहां तक। दूसरा देखो, ये तो अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो ये हो गया। फिर क्या बताना, प्रदेश में इसी नाम पर नारायणपुर एवं बीजापुर में अबूझमाड़ की पहाड़ी विस्तृत है। ये फिर दूसरा पॉइंट बताओगे आप लोग, क्लियर है। फिर क्या बताओगे, पहाड़ी का उल्लेख करना, प्रदेश में इसी नाम पर क्या है, बीजापुर सॉरी नारायणपुर एवं बीजापुर जिले में क्या है, पहाड़ी विस्तृत, जिसको अपन क्या कहते हैं, अबूझमाड़ पहाड़ी कहते हैं। क्लियर है। जिसका नामकरण, ठीक है, जिसका नामकरण क्षेत्र में निवासरत अबूझमाड़िया जनजाति करती है, सॉरी अबूझमाड़िया जनजाति कारण हुआ है। आया समझ में? 3 चीजें क्लियर है। अब देखो अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, लिखना कैसे सुनना। अबूझमाड़, अबूझ प्लस माड़ 2 शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ ना समझने वाला, ना बुझा जाने वाला जंगली पहाड़ी क्षेत्र है। क्लियर है यहां तक। दूसरा पॉइंट बताना, प्रदेश में या प्रदेश के नारायणपुर एवं बीजापुर में अब इसी नाम पर अबूझमाड़ पहाड़ी क्या है, विस्तृत है। तीसरा, जिसका नामकरण यहां निवास करने वाली अबूझमाड़िया जनजाति के कारण हुआ है। 3 पॉइंट क्लियर है। इतना लिख के आना, खत्म। लिखाऊं कि लिख लोगे? ऑल इन वालो लिख लोगे बेटा? 10 सेकंड प्रतीक्षा करना पड़ता है, पता है आप लोग को, हाँ कि नहीं? ईमानदारी बताओ, समझ में दोनों प्रश्न? कोई डाउट है किसी को? तो देखो भाई, मैंने इसको बता दिया है, ये लोग बोलते ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैंने एक चीज बता दी, अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, ठीक है, ये बता दिया। और दूसरा, इसको छत्ती होकर चेरापूंजी क्यों कहते हैं, रिपीट तो नहीं करना है, बोलो। अभी मस्त ऑफर है, बोल सकता हूं मैं, पक्का ना? ठीक है, अब ऑफर खत्म हो गया, अब नहीं बोला जाएगा, सही बात है ना? बोलो, को डाउट है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? देखो प्रश्न है, अबूझमाड़ से आप क्या समझते हो, तो क्या बताओगे? यह अबूझ प्लस माड़ 2 शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ना बुझा जाने वाला जंगली पहाड़ी क्षेत्र। हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या बताओगे? प्रदेश में इसी नाम पर अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर एवं बीजापुर जिले में विस्तृत है। तीसरा, जिसका नामकरण क्षेत्र में निवास करने वाली अबूझमाड़िया जनजाति के कारण हुआ है। 3 पॉइंट हो गया ना, खत्म। यही लिखना है, ठीक है। तीसरा, अबूझमाड़ क्यों प्रसिद्ध है, ये आपका होमवर्क, ठीक है ना, यही भी लिखूं। तीसरा प्रश्न बेटा आप लोगों को लिख के लाना है, इसे भी लिखाता हूं ना। तीसरा है, अबूझमाड़ क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। 30 वर्ष में लिख के लाना है। आया समझ में? आज तक कोई डाउट है? तो देखो 3 प्रश्न बन गए यहां से। ईमानदारी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबूझमाड़ वाला टॉपिक क्लियर है। अब इसको पढ़ते थोड़ा प्री के जैसे। मेरे को पूछे हुए टोटल 1 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहां से जवाब नहीं आया है। इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं लोग, इसका मतलब यही होता है। ऑनलाइन वाला बंद करना पड़ेगा, पूरा लाइव क्लास सबको यहाँ बिठाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? तो अपना क्या करना है, ठीक है ना? अच्छा, जान है तो जहान है, ठीक। आगे बढ़े, क्लियर है? अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना, विशेष बताता हूँ किसके बारे में, अबूझमाड़ पहाड़ी के बारे में, ठीक है। विशेष ये ना प्री के लिए है, याद रखना, ठीक है, जानकारी के लिए है आपका अबूझमाड़ पहाड़ी। अब देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं अबूझमाड़ पहाड़ी, याद है ना कि भूल गए? ठीक है। अब ध्यान, हमारे पास अबूझमाड़ पहाड़ी है, इसके अंदर का नारायणपुर जिले में ना एक घाटी आती है, उस घाटी का नाम है खुरसेल घाटी। कौन सी घाटी है? शक्कर का साथ है, सरोतक साथ है, देख लेना भाई, उतना चलता है ना, लेना चल जाएगा। इतना बदलना है क्या? लो यार बदल देता हूँ। आप लोग एकदम करुणा भरी नजर से देखते हो, फिर स्पेलिंग गलत हो गया करके। खुरसेल घाटी,
फिर दिल पिघल जाता है कि मैंने कुछ गलत लिखा है कर, तो उसका मैं सुधार कर लूँ, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है ना। तो खुरसेल घाटी किस जिले में बोलो तो, और किस पहाड़ी का भाग है, अबूझमाड़। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, खुरसेल ये ना प्री के लिए फैक्चुअल चीजें है ना। अब ध्यान देना पड़े, जो हमारे पास खुरसेल घाटी की बात करोगे, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में यहां पर सबसे उच्च किस्म के सागौन वन, ठीक है, पाए जाते हैं। इसका यह मतलब है जो हमारे पास खुरसेल घाटी है वहां पर सबसे अच्छे क्वालिटी के सागौन वन मिलते हैं। और सागौन वन का मतलब होता है, उसका बॉटनिकल नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। नाम क्या उसका, टेक्टोना ग्रांडिस। याद रहेगा, ये प्री के लिए है ना, याद रखना है। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो खुरसेल घाटी अबूझमाड़ पहाड़ी के अंतर्गत है, लिख दिया आपने। ठीक है, जहां पे सबसे अच्छी क्वालिटी का क्या है, सागौन वन। ये क्यों प्रसिद्ध है पूछा जाता है, ये मेंस में फिर करेंगे। खुरसेल घाटी क्यों प्रसिद्ध है, चलो प्रश्न लिखो, इसको मैं लिखाता हूं, लिखा दूं, चलो लिख लो, अच्छे से नोट्स बनाओ बेटा। ठीक है ना, लिखा दूं इसको कि लिख के लाओगे, चलो लिखो, लिखाता हूं, गलत लिखोगे फिर मुझे बोलोगे। चलो लिखो तो, खुरसेल घाटी क्यों प्रसिद्ध है, 30 वर्ड्स में लिखो। पहला लाइन लिखो, पहला पॉइंट लिखो, यह घाटी नारायणपुर में अबूझमाड़ पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। यह घाटी नारायणपुर में अबूझमाड़ पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अगला, इस घाटी में, दूसरा पॉइंट लिखो, इस घाटी में प्रदेश का मुख्य वनोपज, इस घाटी में प्रदेश का मुख्य वनोपज सागौन विशेष रूप से इस घाटी में प्रदेश का मुख्य वनोपज सागौन, ठीक है, विस्तृत है, सागौन विस्तृत है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, यहां स्थित सागौन वन सबसे यहां स्थित सागौन वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सबसे उच्च किस्म का माना जाता है। सबसे उच्च किस्म का माना जाता है, लिख दिया। ठीक है, अगला, इस प्रकार यह घाटी छत्तीसगढ़ में सागौन वन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह घाटी छत्तीसगढ़ में सागौन वन के लिए प्रसिद्ध है। 4 लाइन लिखा है, 2 नंबर आता है। आगे जी, समझ में क्लियर है। ये था खुरसेल घाटी क्यों प्रसिद्ध है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो विशेष पढ़ रहे हैं हम लोग। विशेष में एक पॉइंट मैंने बता दिया खुरसेल घाटी के बारे में। अब देखो विशेष में दूसरा बताता हूं, जो हमारे पास अबूझमाड़ है भाई, क्लियर है यहां तक। ध्यान देना, यहां पर प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ध्यान देना, यहां पर प्रमुख रूप से अबूझमाड़िया जनजाति निवास करती है। सुन लो, अच्छे से लिखना नहीं है। जो हमारे पास अबूझमाड़ है वहां पर प्रमुख रूप से अबूझमाड़िया जनजाति निवास करती है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की, याद रहेगा, विशेष पिछड़ी जनजाति है। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनका कॉन्सेप्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। मैं बोला था 5वीं शताब्दी बोले वाला था, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। आया समझ में। हाँ, ध्यान देना, पूरे भारत में 5वीं शताब्दी के, सॉरी यार 5वीं शताब्दी बोल देता हूँ मैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना, एक बार और बोलूंगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 2 बार रिपीट किया मैंने, अब सही बोला। तो ध्यान देना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसका कॉन्सेप्ट आया था भारत में।
उस समय पूरे भारत में जितनी भी लगभग 600 की लगभग जो जनजातियां थी, उनमें से 75 जनजातियों को पूरे भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया था, विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है। और उसमें से छत्तीसगढ़ से भारत सरकार ने 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, 5 जनजाति को, भारत सरकार के ना। अब इससे प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी क्या किया, अर्थात राज्यपाल के माध्यम से 2002 में 2 जनजाति को क्या किया गया है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, जिसमें एक भुंजिया है और दूसरा पंडो है। लेकिन ध्यान देना, भारत सरकार के लिस्ट में ये नहीं है, ठीक है, 5 ही है। कितना क्लियर हुआ? किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने के लिए 4 मापदंड बनाया है भारत सरकार ने। एक, अगर उसका जो रहन सहन है एकदम ज्यादा आदिम है, जंगली है, मतलब उनका जीवन पूरी का पूरा जंगल पर निर्भर हो। दूसरा मापदंड है, अगर उनकी जो जनसंख्या दर है निगेटिव हो, कम हो रहा हो, बढ़ ना रहा हो। तीसरा, अगर उनमें साक्षरता दर 2% से भी कम हो, ठीक है, क्लियर है? ये कुछ हमारे पास क्या मापदंड है जिसके आधार पर किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। तो अगर आपको बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में अत्यंत पिछड़ी जनजाति कौन है, अबूझ माड़िया, कहाँ रहता है, नारायणपुर में। किस पहाड़ी में? अबूझ माड़ पहाड़ी में। इसी के कारण उस पहाड़ी का नाम क्या हुआ, अबूझ माड़िया। देखो मैंने बोला ये बहुत ज्यादा आदिम जनजाति है, मतलब ध्यान देना, ये भी अगर देखा जाए जो कृषि पद्धति है वो भी अगर देखा जाए परंपरागत हो, ठीक है, ये याद रखना। तो ध्यान, अबूझ माड़िया अपने आप में आदिम जनजाति है। तो इनका जो कल्चर है, जो इनका रहन सहन है, उसको बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। और दूसरा, ये जो क्षेत्र है नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, इसलिए ध्यान देना। इसी में एक और पॉइंट बताता हूं, 2011 तक, सॉरी 2008 तक, यार 11 बोलता हूं, ठीक है, 2008 तक याद रखिएगा इस क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध था। याद रहेगा 2008 तक इस क्षेत्र में क्या था, प्रवेश पर प्रतिबंध था। कारण वहां पे एक आदिम जनजाति निवास करती, उनके कल्चर को हमें बचाना है। दूसरा, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला था कि भाई ये अपने आप में क्या एक अनुसूचित क्षेत्र है और प्रतिबंधित क्षेत्र भी है, तो आप बिना सरकार के परमिशन के वहां पे इंटर नहीं कर सकते 2008 तक। लेकिन वर्तमान में आप वहां पे परमिशन एक प्रकार से इंटर कर सकते हो। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब देखो ये सारी परेशानियां थी, 2008 तक सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखा था कि कोई भी बाहरी आदमी, ना कि सरकारी मुलाजिम भी, सरकारी अधिकारी भी वहां पर अंदर नहीं जा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता सरकार के बिना परमिशन के। इसलिए अगर देखा जाए, ध्यान देना, 2011 में, याद रहेगा, सुन लो अच्छे से, इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में सर्वप्रथम, इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जनगणना, इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 2011 में संपन्न हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो अबूझ माड़िया जनजाति है उसमें, वहां अबूझ माड़ जनजाति नहीं, अबूझ माड़ क्षेत्र में सबसे पहली बार जनगणना कब किया गया, तो 2011 में। उससे पहले वहां पे जनगणना का कार्य भी नहीं किया गया है। और ये क्षेत्र लगभग 20,000, ठीक है, हेक्टेयर क्षेत्र पे है, ये भी याद रखिए, अबूझ माड़ जो हमारे पास है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये हमारे पास अबूझ माड़ से संबंधित जानकारी है। क्लियर है? तो 2 चीजें हो गई, मैंने जो जो प्रश्न बताए बेटो उसको कर लेना, ठीक है, यहां तक याद रहेगा ना। विशेष पिछड़ी जनजाति, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, ठीक है, यहां तक याद रहेगा। यहां तक आगे बढ़े, आगे हम कल बढ़ते हैं। तो क्लास समाप्त करें। तो बेटा जो भी मैंने अभी तक प्रश्न दिए हैं बैलाडीला पहाड़ी से संबंधित, अबूझ माड़ पहाड़ी से संबंधित, इसको प्लीज कीजिएगा, बाकी अपन कल मिलते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है भाई, थैंक यू।